मैंने रिसेंटली पावर रेंजर्स के कई सारी सीरीज को रीवॉच करना शुरू किया और मैंने रियलाइज किया कि ये फ्रेंचाइजी एक्चुअली कितना बड़ा है और मैंने अपने चैनल पर इसके बारे में कितना कम बात किया है। उसी को फिक्स करते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 माइंड ब्लोइंग और ऑसम पावर रेंजर फ्रेंचाइजी फैक्ट्स पार्ट 2। जैसे कि पावर रेंजर फ्रेंचाइजी का ओरिजिनल नाम क्या होने वाला था, कब और कहां पर था हाइजनबर्ग पावर रेंजर फ्रेंचाइजी का हिस्सा, कैसे और कहां पर शूट किया जाता था जॉर्ड्स की लड़ाई को, और ओरिजिनल सीरीज के अंदर काम करने वाले एक्टर्स को एक्चुअली अपने काम का कितना पैसा मिलता था, और नई पावर रेंजर सीरीज कब आने वाली है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पावर रेंजर्स आज एक बहुत ही आइकॉनिक फ्रेंचाइजी है और एक सुपरहिट लेगेसी बन चुकी है। पर क्या आपको मालूम है कि इसी सुपरहिट कॉन्सेप्ट को सेल करने में 7 साल तक का वक्त लग गया था। हायम सबान, जो बेसिकली उस जमाने में कॉन्सर्ट प्रोमोटर थे और एक थीम सॉन्ग राइटर थे, जापान के ट्रिप पर गए थे और वहाँ पर उन्हें देखने को मिला था सुपर सेंताई, जो उस समय जापान में बहुत पॉपुलर चल रहा था। वहीं से वो इस चीज को अमेरिका में अमेरिकन ऑडियंस के लिए लाना चाहते थे और पहले पायलट एपिसोड को लिखने के बाद वो इसे लेके अलग अलग प्रोड्यूसर्स और चैनल के पास घूमने लगे, जहाँ पर कईयों को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। फाइनली उनकी मुलाकात फॉक्स चिल्ड्रन के नेटवर्क प्रेसिडेंट से हुई और फॉक्स इस शो के लिए मान गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस फ्रेंचाइजी को हम पावर रेंजर्स के रूप से जानते हैं, इस फ्रेंचाइजी का नाम ही ओरिजिनली कुछ और होने वाला था, जिसके कारण ये फ्रेंचाइजी कुछ और बन जाती। जहां पर ओरिजिनल सीरीज की पिंक रेंजर एमी जो जॉनसन एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बता चुकी हैं कि जब शो की शुरुआत हो रही थी तो हर कोई इस शो को एक्चुअली डायनो रेंजर्स के रूप में बुला रहा था, जो कि अपने नाम के हिसाब से फिट नहीं बैठता, क्योंकि इस शो के अंदर जॉर्ड्स को मैमथ सेबर टूथ टाइगर के रूप से भी रिप्रेजेंट किया गया था, जो बेसिकली आइस एज के जमाने में देखने को मिले थे, और ये मैमल्स थे, डायनासोर्स नहीं। अल्टीमेटली पावर रेंजर्स नाम ज्यादा सूटेबल बैठा। ओरिजिनल माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स के अंदर आपने जॉर्डन को तो देखा ही होगा, जो बेसिकली पावर रेंजर्स के गाइड के रूप में देखने को मिलते हैं। वेल, इस कैरेक्टर को यहाँ पर डेविड फील्डिंग ने प्ले किया था, जो बेसिकली ज़्यूस और ओडिन जैसे मिथिकल बीइंग से इंस्पायर्ड थे, और ओरिजिनल नाम इसका ज़ोल्टोर होने वाला था। वेल, ये फन फैक्ट नहीं है। फन फैक्ट ये है कि आपने जॉर्डन को बोलते हुए उसकी आवाज सुनी तो होगी, बट उसे बोलते हुए आउट ऑफ सिंक फील किया होगा। वेल, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि यहाँ पर डेविड फील्डिंग ने अपने विजुअल अपीयरेंस के लिए सिर्फ एक ही बार शूटिंग की थी और बाद में अलग अलग जॉर्डन के अपीयरेंसेस के लिए उन्होंने अपने लाइंस को डब किया था। इसीलिए जॉर्डन के बोलते समय आपको उसका ऑडियो और वीडियो मैच होता नहीं दिखता। खैर, आपने ये तो जान लिया कि हैंस सबैना थे जिन्होंने अमेरिकन ऑडियंस के लिए पावर रेंजर्स की शुरुआत की थी, बट क्या आपको मालूम है कि इससे पहले भी मार्वल लेजेंड स्टैन ली अमेरिकन ऑडियंस के लिए और भी पहले करने वाले थे, और 1983 के एक आर्टिकल के हिसाब से स्टैन ली यहाँ पर जापान के स्पेसिफिक तायू सेंताई सन वल्कन को अमेरिकन ऑडियंस के लिए अडॉप्ट करना चाहते थे, जो फॉर सम रीजन हो नहीं पाया था। लेजेंडरी वॉल्टर वाइट / हाइजनबर्ग में अपने खतरनाक रूप में दिखने वाले ब्रायन क्रैंस्टन, ये कोई पहली बार नहीं था जब वो एक खतरनाक रूप से दिखे थे। एक्चुअली 90s के जमाने में उन्होंने कई सारी वॉइस एक्टिंग भी की थी, और ओरिजिनल माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स के अंदर उन्होंने स्निजार्ड और ट्विन मैन जैसे विलन्स को अपनी आवाज दी थी, और फाइनली 2017 के पावर रेंजर्स मूवी के अंदर उन्होंने जॉर्डन को अपनी आवाज दी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पूरी की पूरी पावर रेंजर सीरीज साल 2000 के शुरू होने से पहले ही एक्चुअली खत्म होने वाली थी, जहां पर ओरिजिनली प्लान किया गया था कि इस पूरे फ्रेंचाइजी को 1998 में खत्म कर दिया जाएगा, और पावर रेंजर्स इन स्पेस के फिनाले को बेसिकली इसी प्रकार से लिखा गया था। बट डेफिनेटली फैंस के बीच में ये पूरी फ्रेंचाइजी इतनी पॉपुलर है कि ये फ्रेंचाइजी आज तक चल रही है। लेकिन बाकी हिट फ्रेंचाइजी और टीवी शोज की तरह एक्टर्स को जितना फायदा पहुंचता है, इस सीरीज की कहानी बहुत ज्यादा अलग थी, जहां पर इस सीरीज के दौरान इन एक्टर्स के लिए कोई भी इस प्रकार का यूनियन नहीं था जो इनके हक के लिए लड़ पाए, जिसके कारण कई एक्टर्स ये मानते हैं कि उन्होंने इस सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को टीवी पर दिखाने के लिए काम किया था, और उस जमाने में मैकडॉनल्ड्स का एक एम्प्लॉय भी उनके आसपास ही कमाता था। और ये बात बुरी मानने वाली इसलिए भी है क्योंकि पावर रेंजर्स की फ्रेंचाइजी बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच चुकी थी, और इन एक्टर्स से 10-10, 12-12 घंटे काम कराया जाता था और डेंजरस स्टंट परफॉर्म करवाया जाता था, और उसके बदले इन्हें ना के बराबर पेमेंट मिलती थी।
आप में से बहुत सारे लोगों ने पावर रेंजर्स की पूरे कास्ट के अंदर किसी नए रेंजर को जुड़ते या हटते जरूर देखा होगा, बट 1997 की पावर रेंजर्स टर्बो इकलौती पावर रेंजर सीरीज है जहां पर मिड सीरीज के अंदर इस पूरे टीम को ही नए कास्ट के साथ रिप्लेस कर दिया गया बिना किसी रिबूट के। पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पावर रेंजर्स ने निंजा टर्टल्स के साथ कोलैबोरेट किया था, बट क्या आपको मालूम है कि इनका इकलौता कोलैबोरेशन नहीं था और एक्चुअली एक्स-मैन द एनिमेटेड सीरीज के अंदर जो 90s में रिलीज हुई थी वहां पर भी पावर रेंजर्स का एक बहुत ही ब्रीफ कैमियो था, जहां पर जब जगरनॉट एक सेट को तोड़ता हुआ नजर आता है तो वहां पे दिखाया जाता है पावर रेंजर्स की शूटिंग को, और वो इसलिए हो पाया क्योंकि दोनों सीरीज उस समय फॉक्स किड्स पर दिखाई जा रही थी। क्या कभी आपने सोचा है कि थ्रू आउट द सीरीज जॉर्ड्स की लड़ाई को आखिर दिखाया कैसे जाता था? वेल, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी फिगर आउट जरूर कर लिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि सारे सीरीज में जॉर्ड्स की लड़ाई को ओरिजिनली जापान में ही शूट किया जाता था सुपर सेंताई के लिए, और उसे पूरा का पूरा इस सीरीज के अंदर एडिट करके डाला जाता था, जहाँ पर बहुत सारे मिनिएचर मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता था जॉर्ड्स व्हीकल के लिए, और टीवी शो में दिखने वाले शहरों को मिनिएचर स्केल मॉडल्स के रूप में बनाया जाता था, और इन अल्टीमेट रोबोट फॉर्म्स को एक्चुअली ह्यूमंस और स्टंट परफॉर्मर्स प्ले करते थे। खैर, आप ये बात तो जान ही गए होंगे कि जापान के सुपर सेंताई सीरीज की फुटेज का इस्तेमाल पावर रेंजर्स सीरीज के अंदर किया जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि द पावर रेंजर्स मेगा फोर्स सीरीज पावर रेंजर्स की इकलौती ऐसी सीरीज है जिसने हाइब्रिड एडॉप्टेशन का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर इन्होंने सुपर सेंताई के 3 सीजन्स के अलग अलग फुटेजेस को एक सीजन के अंदर कंप्रेस करके इसे द पावर रेंजर्स मेगा फोर्स में बदला था। खैर, सुपर सेंताई से याद आया कि एक्चुअली सुपर सेंताई जापान की ओरिजिनल सीरीज जिससे पावर रेंजर्स की नींव रखी गई थी, फाइनली इस साल 50 सालों के बाद इस फ्रेंचाइजी का एंड होने वाला है, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि टीवी याशाही और टोए को इस सीरीज के साथ अब उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, और इसकी जगह पर अब सुपर स्पेस शेरिफ को दिखाया जाएगा जिसमें एक ब्रॉडर स्पेस और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये है कि अगर अब पावर रेंजर्स बनेंगी भी तो उन्हें नए तरीके से वेस्ट में ही वेस्टर्न ऑडियंस के लिए बनाया जाएगा। क्या आपको मालूम है कि एक पावर रेंजर्स की ऐसी भी सीरीज थी जो बहुत ही यूनिक होने वाली थी, लेकिन कभी वो बन ही नहीं पाई, और इस सीरीज की सबसे यूनिक बात ये होने वाली थी कि बेसिकली एक 3D एनिमेटेड सीरीज होती जो बेस्ड होती माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स के ऊपर, और इसका नाम पावर रेंजर्स ओरिजिन होने वाला था, और इसका एक फुल फ्लैश डेवलपमेंट ट्रेलर 2013 में लीक हो गया था। ये बेसिकली एक री इमेजिन स्टोरी होती बिल्कुल 2017 की मूवी की तरह, जहां पर एनिमेटेड फॉर्म में ओरिजिनल कैरेक्टर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता, बट साल 2012 और 13 में इस पूरे के पूरे सीरीज को ही कैंसिल कर दिया गया, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिला है। फाइनली 2017 में हमें एक थिएट्रिकल रिलीज देखने को मिली थी पावर रेंजर्स की, जो ऑफ कोर्स उतने अच्छे से लोगों के बीच में चल नहीं पाई, बट ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ये एक मल्टी फिल्म यूनिवर्स होने वाली थी जिसके अंदर 6 मूवी के आर्क को सेटअप किया गया था। डिस्पाइट बीइंग अ डिसेंट कास्ट एंड डिसेंट सेटअप, ये मूवी लोगों के बीच में काम नहीं कर पाई और एक फ्लॉप साबित हुई। लेकिन क्या पावर रेंजर्स बस ऐसे ही खत्म हो गई? ऐसा नहीं है, एक्चुअली इसे रिबूट करने का प्लान किया जा रहा है, जहां पर साल 2024 में नेटफ्लिक्स ने एक्चुअली इस सीरीज को रिबूट करने का प्लान किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। अल्टीमेटली 2017 की मूवी को फिर से रिबूट किया जाएगा, जहां पर पैरामाउंट और हैसब्रो इसे 2026 तक लोगों के सामने ला सकते हैं। वहीं पर डिज्नी प्लस पर इसका एक लाइव एक्शन सीरीज भी डेवलपमेंट में है, बट क्या वो बाकी की सीरीज से जुड़ेगा, यूनिक होगा, या वो किस यूनिवर्स को फॉलो करेगा, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको पावर रेंजर सीरीज के बारे में और क्या क्या मालूम है, और आप इस चैनल पर और क्या क्या देखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी औसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।